कौन से वो देश है जहाँ से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है? अफगानिस्तान बॉर्डर हमारे से सिर्फ पेपर्स पे लगता है, वो एक्चुअल में हमारे साथ लगता ही नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर पर स्क्वायर मीटर पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? बांग्लादेश की। पैसे के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले चोरी करेगा। आप 2004 के जो हमारी एक्स सीएम हो गई हैं बंगाल की, उनके 2002 के बयान है संसद के अंदर। उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी है। 18 ईयर्स में लेबनान क्रिश्चियन से क्रिश्चियन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। बांग्लादेश में फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए वहाँ से घुसपैठ होता है। सिक्योरिटी हटाते हैं और बाहर का गेट ओपन करके छोड़ते हैं, रात को सो के दिखाओ एक दिन। सोचिए आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर कुछ सालों बाद वहां का एटमॉस्फेयर कुछ और हो जाए, वहां पर रहने वाले लोग, उनकी सोच कुछ और हो जाए। क्या ये मुमकिन है? सोचिए कि जिस नौकरी की तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं, उसके कारण क्या है? क्यों आपको नौकरी नहीं मिल पा रही? आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वो आपके लिए कितना सुरक्षित है, और अगर असुरक्षित है तो उसके कारण क्या है? आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं, जो आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके देश से भी। आज हम बात करने वाले हैं घुसपैठ पर। किस तरह से घुसपैठ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। किस तरीके से ये घुसपैठ आपकी नौकरी को खाता जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आप इसके लिए किसी और को जिम्मेदार कर रहे हैं। आपकी देश की सुरक्षा में सेंध लगता जा रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो आपके लिए कितना घातक होते जा रहे हैं, ये आपको पता नहीं चल रहा है। सोचिए ये घुसपैठ का मुद्दा कितना गंभीर है कि हर एक स्तर पर आपके लिए, हमारे लिए नुकसानदेह है। और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है अमित कंसल जी को, जो एक लंबे समय से इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं कि घुसपैठ हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है और होना भी चाहिए। इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर सरकार क्या कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, हम और आप क्या कर सकते हैं। तो अंत तक इस पॉडकास्ट में जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत कुछ है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। वाइब कैसी है? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है तभी उठता है जब चुनाव होते हैं। उसके बाद हर कोई भूल जाता है, जनता भी भूल जाती है और नेता भी भूल जाते हैं, लेकिन सरवाइव जो करना होता है वो बेसिकली जनता को ही करना होता है, और जो सफर करना होता है वो भी जनता को ही करना होता है। हम बात करने वाले हैं आज दोस्तों घुसपैठ पे। तो ये जो सर घुसपैठ शब्द है, इसका तो मतलब है कि कोई आपकी जगह में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया में हम घुसपैठ को देखें तो मेजरली कहाँ कहाँ पे घुसपैठ जो है सबसे ज्यादा हो रहा है? आप हिंदुस्तान के ना 4 कोने पकड़ लीजिए। कश्मीर, वेस्ट में आपका गुजरात, आपका मुंबई, राइट राइट साउथ में जाएंगे केरला, ईस्ट में जाएंगे आप बंगाल, और नॉर्थ में आप जाएंगे तो आप इधर के साइड में आप अपना हल्द्वानी का एरिया, और या फिर नेपाल से लगती हुई बेल्ट। ठीक, तो आप अगर आप ये पूरे चारों पांचों एरिया में पकड़ेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपने बाहर से घुसपैठ करके लोकल सपोर्ट से वहाँ पर वो बसते हैं। हल्द्वानी की जैसे मैंने बात की, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, रेलवे की ज़मीन पे पूरा कब्जा हुआ। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया अभी आज तक। भी आज भी नहीं हो पाया। उस रीजन में अगर आप जाइए, आज भी देखिए सिचुएशन वैसी की वैसी है। ऐसी है। कश्मीर में आप जाएंगे तो कश्मीर की हालत आपको पता ही है। कश्मीर का मैं एक छोटा सा ही, जब डिस्कशन हो ही रहा है तो बीच में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप कश्मीर जाइएगा कभी, वहाँ 2 पेट्रोल पंप हैं, एक आईओसी, एक भारत पेट्रोलियम। आईओसी के ऊपर आपको भीड़ मिलेगी, भारत पेट्रोलियम पे भीड़ ही नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं इस ये बार अभी चीज़, लास्ट टाइम ये गई आपने थी नोटिस ही नहीं किया होगा और मैं कभी। पेट्रोलियम के उस पे ही गई थी। हमारी गाड़ी जब गई थी पेट्रोल के लिए तो पेट्रोलियम के उस पे ही गई थी, हाँ, लेकिन वाकई वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं नहीं थी। थी। अब अब हालांकि मैंने ये नोटिस नहीं किया कि किस कारण से नहीं नोटिस थी। नहीं किया होगा, वो नोटिस कीजिए। अब अगली बार पूछिएगा, वहाँ ड्राइवर से पूछेंगे ना। मैंने ड्राइवर से पूछा 3 बार, तब उसने मेरे को जवाब दिया कि इसका नाम इंडियन है तो हम उससे परचेज़ करते हैं, इसका नाम भारत है तो हम परचेज़ नहीं करते हैं। तो वो लोग अपने आप को हमसे कितना डिस्कनेक्टेड समझते हैं।
डिस्पाइट ऑफ कि हमारी सबसे ज़्यादा सेंट्रल ग्रांट्स जो हमारी एक पर्टिकुलर उस रीजन को मिलती हैं। वेस्ट में आ जाते हैं, आपका हमारा बेट द्वारिका है। बेट द्वारिका पे क्या हुआ, वो इंटरनेशनल वाटर है, वहाँ पर उसके एरिया होने के बाद भी वहाँ पर पूरी इलीगल सारे निर्माण हुए और एक पर्टिकुलर समाज के हुए हैं। उसको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने वहाँ पे डिमोलिश किया है। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 से 35 साल वहाँ लग गया, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, अगर आपको एक पर्टिकुलर समाज की आपको पॉपुलेशन मिलेगी, तो अभी तो सेंसस हो ही नहीं है, अब सेंसस होगी, रिकॉर्ड्स आएंगे, आपको मुंबई में कम से कम 35 to 40% पॉपुलेशन हो चुकी है। अच्छा, केरला में आप जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो आपको सेम 35 to 40% केरला के एक पोर्शन में हो चुके हैं। वहाँ से आज पहली बार IUML के 23, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 23 MLA वहाँ से चुनकर आए हैं। आपको हाँ, मतलब हमारे न्यूज़ में क्या, न्यूज़ में हाँ, न्यूज़ में क्या चलाते हैं कि UDF चल रहा है, UDF कांग्रेस जीती है। कांग्रेस को इवन अपने दम पर बहुमत भी नहीं है वहाँ पर। अगर केरल में तो इस बार कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। नो, कांग्रेस में इस बार 70 कुछ सांसद, नहीं, सॉरी विधायक उनके आए हैं। नहीं, आईयूएमएल उनके साथ गठबंधन में है। एग्रीड, मैंने बोला ना कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में केरला कांग्रेस है। उसके अलावा IUML है, सबसे बड़ी IUML है, 22 से 23 उनके MLA हैं, 62 या 63 MLA कांग्रेस के हैं, और उसके बाद है केरला कांग्रेस के 7 से 8 MLA, और बाकी छोटे छोटे और MLA से। इस तरीके से ये UDF बनता है वहाँ पर। ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में आपको बंगाल की आपको स्थिति सारी पता ही है। आप मालदा वाला एरिया ले लो, मालदा ले लो, मुर्शिदाबाद ले लो। मुर्शिदाबाद में 60 to 70 लाख एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पॉपुलेशन है जो हाँ जी, हाँ जी, 60 लाख, बाप रे। ठीक। उसके बाद उसके ऊपर मालदा है, वो मालदा के उधर हमारा उसी से बिहार से लगा हुआ एरिया आता है हमारा, जिसको सीमांचल बोलते हैं, जहाँ पर 80-70% तक पॉपुलेशन है। प्लस इधर झारखंड आ जाते हैं नीचे तो एक संथाल एरिया बोलते हैं, तो संथाल एरिया में भी सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम है। तो वो सारा बांग्लादेश से है। अब ये हुआ क्यों था, आपने अभी सोचा है? ये हमेशा इसलिए हो गया, हमने अपने बॉर्डर्स ही ओपन करके रखे हुए हैं। अच्छा, हमारे के बॉर्डर्स की आप बात कर रहे हैं तो कुल 9 देशों से आई थिंक सीमाएं लगती हैं, हाँ, जिसमें से अगर श्रीलंका और मालदीव को छोड़ दें तो बाकी जो है जमीनी सीमा लगती है, बिल्कुल चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, राइट, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा मुझे लगता है अफगानिस्तान से ही लगती है। राइट। तो कौन से वो देश है जहाँ से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है वो? घुसपैठ जो आप देखिए, घुसपैठ मैं पूरा सीमा वाला को क्लियर करता हूँ कि हमारी जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ना, हमारे हिंदुस्तान में ना ब्लंडर्स किए गए हैं जो हमारे कभी नोटिस ही नहीं हुए। पहले मैं आपको 2 ब्लंडर्स बताता हूँ। जो आपने बोला अफगानिस्तान बॉर्डर हमारे से सिर्फ पेपर्स पे लगता है, वो एक्चुअल में हमारे से लगता ही नहीं है, क्योंकि वो वाला जो पोर्शन है पेपर्स में बहुत कम है उसका, कुछ 100 किलोमीटर्स, कुछ ऐसे। 100 किलोमीटर्स। हाँ। तो वो जो कश्मीर 1947 के बंटवारे के टाइम पर जो कांग्रेस ये कश्मीर को बांट कर आधा पाकिस्तानियों को दे दिया गया था, जिस पर आज POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हाँ, बोलते हैं, वो भी पाकिस्तान तो के वो पास ही है। उसके पास है। उसको देने की वजह से आपको पता है कि हमारा पूरा यूरोप से कनेक्शन कट गया, लेकिन सर सरकार और पाकिस्तान का चाइना से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया लैंड का। उस ये POK की वजह से। यस, POK की वजह से। तो सरकार तो क्योंकि मान ही नहीं रही कि उनका नहीं है। क्योंकि अगर वो POK वाला पोर्शन हमारे पास होता तो ऊपर हमारा 100 किलोमीटर का अफगानिस्तान से हमारा लैंड होता, हम कश्मीर से अफगानिस्तान जाते और अफगानिस्तान से हम रशिया तक जा सकते थे, और स्ट्रेट होता, पाकिस्तान लेफ्ट में होता, चाइना राइट में होता, उन दोनों का लैंड ही नहीं होता कनेक्टेड, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना का। अब आप सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है, हमको कितने बड़े चैलेंजेस, चाइना वहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर नीचे तक अफगान पाकिस्तान तक क्या बना रहे हो, वो आ गया ईरान तक जाता है। मतलब एक छोटी सी गलती। सेकंड, आप जो आप मेरे को भी सीमा वाली बात कर रहे थे, मैं बीच में इसमें लेकर आ रहा हूँ ये वाला टॉपिक। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट को हमने डेडलॉक बना दिया। डेडलॉक मतलब हमने एक चिकन नेक बना दिया, इतना सा एरिया 20 किलोमीटर वाला जो एरिया है सर, वो देने की वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो पूरा समुद्र से कट गया। अगर आज किसी त्रिपुरा वाले बंदे को कैलकाटा तक आना है तो उसको पूरा घूम के ऊपर से नीचे तक कैलकाटा आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो सी से लिंक होता तो हमारा पूरा ओपन होता। तो ये छोटी छोटी 2 ब्लंडर्स हैं जो दिए गए हैं। अब आ जाते हैं घुसपैठ के ऊपर। तो घुसपैठ की अगर आप बात करोगे ना, देखिए हमने पाकिस्तान को हमने लॉक किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कश्मीर वाले एरिया में घुसपैठ होती ही होती है, वो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि वहाँ 24 घंटे वो लगे होते हैं किसी चीज़ के लिए। चाइना से हमारा बॉर्डर ओपन है, लेकिन वहाँ से घुसपैठ नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा काउंटर पार्ट है चाइना, वो स्ट्रॉन्ग है,
मतलब वो इस तरह की इन्फ्लेटेशन नहीं करता कि कोई चाइना छोड़ के हमारे इंडिया के अंदर रोजगार के लिए आएगा या बसने के लिए आएगा। बाकी चीज़ों के लिए वो किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, बट वो इन चीज़ों के लिए नहीं आएगा। वो मजबूत है हमारा देश, जो हमारा कॉम्पिटिटर है चाइना। अब आ जाते हैं हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है। चाइना का अपकरण, चाइना का एक सवाल ये भी आता है कि विपक्ष भी आरोप लगाता है और ये सवाल कई बार उठते हैं कि चाइना जो है हमारे एरिया में जो है घुसता आ रहा है। क्योंकि आप इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि चाइना वाकई हमारी कंट्री के अंदर नहीं, चाइना में ना, देखिए चाइना में जो ना बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है, वहाँ उसको आज भी मैकमोहन लाइन बोलते हैं। वहाँ हमारे सैनिक खड़े हैं, उनके सैनिक खड़े हैं। कुछ जगह पर हमारी ये उनके साथ नहीं, वो भी है कि हम वहाँ पे हथियार नहीं रखते हैं साथ में, हमारे आर्मी वाले और उनके आर्मी वाले। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, तो इसलिए वो देखेंगे तो वो जो पीछे एक एरिया हुआ था जहाँ पे लड़प हुई थी, जिसमें बहुत सारे सैनिक हमारे, हाँ गलवान में, तो उधर भी मरे थे और हमारे भी मरे थे, सैनिक शहीद हुए थे हमारे। तो वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि वो हाथों से सिर्फ लड़ाई हुई थी और धक्के देकर ही मारा गया था। तो वहाँ पे गोलियां नहीं चलती क्योंकि गोलियां नहीं रखते हैं दोनों अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पे घुसपैठ नहीं है। बस सीमा वहाँ के अंदर भी तो नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ पर कुछ एरियाज है, लेकिन वहाँ के क्योंकि डिफाइन नहीं है, बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तो वो ये ना आइडेंटिफाई करना मुश्किल है आइडेंटिटी, कि हाँ, तो क्योंकि वो दो बड़े देशों की चीज़ें हैं, तो वो है नहीं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले नेपाल और भूटान। हमने ओपन किया हुआ है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी ना सिक्योरिटी अपनी, जो उनकी सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी सिक्योरिटी नहीं करवाते हैं। आ- सबके लिए उन लोगों ने ओपन किया हुआ है। वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेपाल में पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए टूरिज्म आते से ही हैं। उनकी सबसे ज्यादा इकोनॉमी चलती है। आप एग्जाम्पल्स उठा के देखिए। अभी मैं आपको अमरोहा का बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक लेडी है, वो अपनी रील्स बना के उसने डाला था। वो बांग्लादेश से पहले नेपाल गई, नेपाल में रुकने के बाद वो अमरोहा में आई, शादी करी, बच्चे करे, और वो अब तक वहाँ पे बसी हुई है। ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो सामने आ जाते हैं। कोई भी यहाँ पे अपराध करता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ भागता है? नेपाल। सुनने में ये आता है कि वो नेपाल भाग सबसे गया। पहले नेपाल। नेपाल क्योंकि एक इजी है आना जाना। ठीक है, नेपाल के साथ हमारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप बॉर्डर बनाओ, दीवारें बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? दीवारें बनाने के बाद आप नेपालियों को बायोमेट्रिक वाला कोई कार्ड दो ना, बायोमेट्रिक के साथ उनका रजिस्ट्रेशन करो। उनको बोलो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो, आप बिल्कुल आओ, आप बॉर्डर पे आप बायोमेट्रिक लगाओ, अंगूठा लगाओ, एंट्री करो। हमें पता है कि कौन अंदर आया। जब वापस जाओगे फिर अंगूठा लगाओ, जाओ, हमें पता चल गया, वापस चला गया। जब आज एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, तो हमें ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए वीज़ा कर दो, लेकिन उनके लिए कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करो कि आप नेपाली हो। अब कोई बांग्लादेशी नेपाल जाएगा और वो नेपाल से इंडिया में घुस जाएगा और नेपाल वो के यहाँ थ्रू बस जाएगा। इंडिया में बहुत लोग आते हैं। आपको नोएडा वाला चर्चित केस पता है? वो एक लेडी है जो तीन बच्चे लेकर पाकिस्तान से नेपाल गई, फिर नेपाल से इंडिया में आ गई और बस गई नोएडा में। शादी कर लिया, वो यहाँ शादी कर ली, रह दो रही है। बच्चे यहाँ भी कर लिए, 5 बच्चे हो गए हैं। कभी आपने उनकी हालत देखी है कि वो 5 बच्चे पाल सकते हैं? तो पूरी दुनिया में ना कभी भी, अब नेपाल का मैंने बताया, भूटान अच्छी कंट्री है, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अब आ जाते हैं जो मेन कंसर्न है हमारा, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से लोग क्या करते हैं सबसे पहले घुसने के बाद? वो यहाँ पर घुसने के बाद, क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा, अगर पर स्क्वायर मीटर पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? बांग्लादेश की। वो पॉपुलेशन कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। लैंड उनका लिमिटेड है, तो उनको जाना ही है कहीं ना कहीं। तो उनको लोकल सपोर्ट मिलता है। लोकल सपोर्ट मिलने के बाद उनको बसाया जाता है। बस वो यहाँ घुसने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ की आइडेंटिटी लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लेने की कोशिश करेगा। आइडेंटिटी में क्या वो कोशिश करेगा? सबसे पहले आधार कार्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब मुझे आप ये बताइए, 97% लोगों का हिंदुस्तान में आधार कार्ड बन गया, तो आप बाकी के 3% लोगों के लिए आपने 5 साल से ऊपर के बच्चों का आइडेंटिटी ओपन क्यों रखा हुआ है? आज आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, कोई आपको सब्सिडी लेनी है, आधार मैंडेटरी है। आप बच्चे का एडमिशन कराइए ना स्कूल में, नर्सरी में, वो आपसे आधार मांगेगा बच्चे का। बच्चा जब होता है उसके 1 साल के अंदर ज्यादातर मोस्टली लोग बनवा तो ही वही, लेते हैं। यहाँ आने के बाद उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली पे घुस के आ रहा है। घुस के आने के बाद वो क्या करेगा? सबसे पहले आइडेंटिटी लेगा। आइडेंटिटी लेने के लिए वो लोकल सपोर्ट मांगेगा। लोकल सपोर्ट वाला पैसे के लिए काम करेगा, तो पैसे के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले चोरी करेगा। तो पहला तो उसने यही पर ये कर दिया। मेरे को ये कंसर्न था कि वो पहले वो अगर, आएगा, चोरी करेगा, क्योंकि मेहनत करके तो वो इतना पैसा कमा नहीं सकता कि 15-20 हज़ार रुपये कमा के अगर वो वो दे दे। बाहर से यहाँ पे आया, डेफिनेटली उसके पास पैसा भी नहीं है, ये काम के लिए यहाँ पे आया। यस, ठीक। उसके बाद आपने, उसने आइडेंटिटी ले ली, उसके बाद जाएगा वो किसी बैंक के अंदर, पैन कार्ड से वो अपना किसी भी बैंक के अंदर जाकर वो अपना जनधन अकाउंट खुलवा लेगा। कोई भी बैंक आधार कार्ड के बेस पे आपका पूरे इंडिया में चले जाइए, अकाउंट खोल देगा। जीरो अकाउंट हो, ठीक। जीरो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड उसके पास हो गया, वो वोटर कार्ड भी बनवा लेगा। वोटर कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो 5 से 10 साल यहाँ रहेगा
और वो अपना पासपोर्ट भी अप्लाई करेगा। ठीक, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद फिर वो यहाँ रहेगा तो वो बच्चे भी करेगा, फिर वो जो वहाँ कर रहा था वो यहाँ करेगा। वो यहाँ पर आने के बाद नहीं सुधरेगा, वो 4 से, क्योंकि उसकी सोच आज से 30 से 40 साल पुरानी है। वो पीछे चल रहे हैं, वो रुक के हैं, उनको आगे नहीं बढ़ रहे। वो 40-50 यहाँ पर आएगा, बच्चे पैदा करेगा। आप 2004 के जो आज हमारी एक्स सीएम हो गई हैं बंगाल की, उनके 2002 के बयान है संसद के अंदर। उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी है, 2 करोड़। अब 2 करोड़ को आप 2 करोड़ मत मानिए, 2 करोड़ को आप 1 करोड़ फैमिली मानिए। 1 करोड़ फैमिली कितने बच्चे पैदा करती है? 4 करोड़। ठीक, तो 2002 में जब 2 करोड़, मैं उन्हीं का बयान बोल रहा हूँ जो उन्होंने संसद में बोला था। ऐसे बहुत बयान है, संसद के अंदर आप निकालेंगे आर्काइवल्स तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कितने बयान दिए गए हैं संसद के अंदर, जो ऑन रिकॉर्ड्स है। ऑफिशियल तो कभी काउंट हुआ ही नहीं। ठीक, तो उसके बाद जब वो 1 करोड़ फैमिली है तो 1 करोड़ के बाद वो 4 करोड़ बच्चे पैदा करें, तब 2004 से आज बात लगा लीजिए, आज वो सारे 4 करोड़ हो चुके हैं। 22 साल में वो आज 6 करोड़ हो चुके हैं। अब वो 6 करोड़ में से 4 करोड़ फिर शादी के लिए तैयार है। एक कम्युनिटी के अंदर जो आज की डेट में हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसके अंदर 25 से 30 साल का एक एवरेज शादी का ट्रेंड हो गया है। 25 से पहले कोई नहीं करता, और 25 से 30 के बीच में करते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 1-2 मैक्सिमम, 3 में आपको हमारी सोच बन गई कि हमारा एक ही रहे, 2 ही रहे, उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दे। अपब्रिंगिंग ये हमारी सोच है। यस। हमारी कम्युनिटी में जो हमारी इंडियन ट्रेडिशंस हैं उसमें हमने अपने बच्चों, हमारी जो लेडीज़ हैं वो पैसा कमाने में बिजी हैं। वो हस्बैंड भी कमा रहे हैं, वाइफ भी कमा रहे हैं, अपने करियर बना रहे हैं, तो उनको बच्चे नहीं चाहिए। और चाहिए भी तो एक चाहिए या 2 और एक चाहिए? चाहिए। और ये सॉरी टू से बट एक सच्चाई भी है इंडिया में कि अगर किसी का पहला बेटा हो जाता है तो वो दूसरा नहीं करता। दिस इज 50%। इट्स ट्रू आप बिकॉज आप ग्राउंड रियलिटी अगर देखेंगे तो हाँ, आज भी यही है। बेटे को प्रायोरिटी अब दी बेटी जाती हो है। जाती है तो सेकंड चांसेस है कि हो जाए। बेटे की चाबी। ठीक, तो ये है। और दूसरा, आप इस दूसरी साइड में आप देखोगे डजंट मैटर। उनको पढ़ना नहीं है, जॉब नहीं करनी है, उनको 4 बच्चे चाहिए चाहिए। अभी भी सर्वे आ रहे हैं, 90% हमारे लोगों के सिजेरियन हो रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के 90% नॉर्मल हो रहे हैं। एंड व्हाई? 3 से ज़्यादा सिजेरियन में तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है ना, कॉम्प्लिकेशंस। तो अब आप देखिए 25, और वहाँ एवरेज शादी की एज है 16। आप किसी भी शहरों के अंदर आप जाइए, बाय लॉ है, बाय लॉ है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ 18 है, उनके यहाँ 16 है। 16। ठीक, 16 के बाद वहाँ 32 में दादी बनने की तैयारी हो जाती है, यहाँ पे 32 में बच्चे ही नहीं होता। तो ये ये आप पूरी दुनिया, है कल्चर का और सोच का। कल्चर और सोर्स का एक, और दूसरा हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है। हम हमारे देखें ना, कब तक हम कटेंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारी तो पार्ट थे पहले, और ये सिर्फ पॉपुलेशन से चेंज किए गए हैं। आपने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई और आपको चेंज कर दिया। ना आज अफगानिस्तान में कुछ है, ना पाकिस्तान में कुछ है, ना बांग्लादेश में कुछ है, तब भी चैन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 18 ईयर्स में लेबनान क्रिश्चियन से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, इन जस्ट 16 ईयर्स। ये कब की बात बता रहे हैं? लेबनान की हिस्ट्री पढ़ी है? ओके, मैंने मतलब लेबनान की बहुत ज्यादा ठीक, in depth लेबनान जाके में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। लेबनान क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री थी। ओके, ठीक, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले सूडान से, एंड इन लोग, क्या होता है ना, जब आप कभी किसी रिच कल्चर में आते हो, जैसे आप किसी के पास पैसा है, आप हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या, हमें सर्वेंट चाहिए, नौकर चाहिए। अब वहाँ की वो पूरी देश ही जब अमीर हो जाएगा तो नौकर कहाँ से आएंगे? तो उन लोगों ने सूडान से लोगों को बुलाया, सर्वेंट रखा। अब जो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंशियल हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो तो बच्चे कर रहे हैं 1 या 2, और जो वहाँ से बाहर से आ रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू है 6 और 8। और अगर लेबनान की आज आप बात नेक्स्ट, उसके बाद सीरिया से, जब सीरिया में क्राइसिस आया तो उन लोगों ने सहानुभूति के बेस पे उनको लिया, और देन वही पॉपुलेशन। और पूरी उसके बाद सबसे पहला क्या हुआ था कि वहाँ पर हम प्रेसिडेंट बनाएंगे क्रिश्चियन को, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे मुस्लिम को। इस तरीके से वहाँ लोगों ने 3 लोगों ने डिवाइड कर लिया, और 20 साल के बाद
क्रिश्चियन और बाकी लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। आज जो प्योर लेबनानी हैं, जो अपने मूल लेबनानी हैं, वो आज लैटिन अमेरिका में रहते हैं। और अपना देश छोड़कर उनको हम्म, भागना पड़ा और अब वो लैटिन अमेरिका में और रहते हैं। लेबनान को अब मुस्लिम कंट्री के तौर पर ही देखा जाता है 100% मुस्लिम कंट्री हो। क्योंकि ईरान का सपोर्टर उसको देखा के यस, तौर पे देखा जाता है और ईरान फंडिंग भी करता है, तो बिल्कुल। उसको एक उसी तरीके से देखा जाता है कि मुस्लिम कंट्री ही है ये। चाहे अब भले ही लेबनान का अपना अलग है, हिजबुल्लाह का अपना अलग है, लेकिन है वो मुस्लिम कंट्री ही, यही यस। आइडेंटिटी है अब उसकी। आप मैं आज उस पे आ रहे थे हम, घुसपैठ पे। तो हाँ, जो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर मैं आपको बता रहा था, आज भी 500 से 600 किलोमीटर बांग्लादेश का ओपन है। उसके लिए हमारे सेंट्रल मिनिस्टर से, सेंट्रल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से लेटर जाते हैं वेस्ट बंगाल को। आप कैन यू बिलीव, वहाँ से 10 बार लेटर गए हैं कि आप सेंट्रल हमें, हाँ गवर्नमेंट से जी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कि आप हमें लैंड दीजिए, हमें फेंसिंग करनी है। डिनाइल, नॉन सपोर्ट। ठीक, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट हाई कोर्ट में केस लगाती है। अभी हाई कोर्ट में केस चला था, वो तो अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो तो तुरंत ही गवर्नमेंट, बीएसएफ को हाँ, उन्होंने तो वो दे दिया हाँ, कि फेंसिंग करिए पूरा। गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अब वहाँ पर लैंड दी जा रही है, तो हाँ उसको फेंसिंग किया जा रहा है। हाँ, मतलब कि उनका मतलब पहले ही 500 काम 600। यही था। मैं कहता हूँ ना, आप नेताओं से पूछो ना कि आप अपने लीडर से पूछो कि ठीक है ना, तुम कोई काम करते हैं, तुम्हारा घर है ना, सिक्योरिटी हटाते हैं और बाहर का गेट ओपन करके छोड़ते हैं, रात को सो के दिखाओ एक दिन, और आपने पूरा देश ओपन छोड़ा हुआ है। तो लेकिन अगर बांग्लादेश में फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए वहां से घुसपैठ होता है। लेकिन बाकी अगर जगहों की बात करें, अभी आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान से भी फेंसिंग वगैरह, वहाँ तो पूरी तरीके से बॉर्डर सील है। फेंसिंग एक ऑप्शन है सिर्फ एक रोकने का, 90-95%, 100% से नहीं रोकता। ठीक, हमारे को ज़रूरत है पूरे बॉर्डर पे दीवार बनाने की। पर ये पॉसिबल कैसे है? क्यों क्योंकि नहीं पॉसिबल है? आप अपने घर बनाते हो, सबसे पहले क्या बनाते हो? बाउंड्री बनती है पहले। और सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा चौड़ी क्या बनाते हो? आप अपने घर में नहीं काम, मैं लीडर से पूछ रहा हूँ कि आप अपने घर में नहीं काम करना, बाउंड्रीज बनाना, सिर्फ तार लगा के, और बीच की दीवारें बहुत मोटी मोटी बनाना। नींद नहीं आएगी नेताओं को। लेकिन सर ये भी तो है ना, जैसे कि कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि बाउंड्रीज बन जाए, लेकिन वो नेचर वाइज इस तरीके से डिवाइड है कि बाउंड्री वेरी बनाना गुड थोड़ा क्वेश्चन। सा मुश्किल है। एग्रीड। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बाउंड्री एरिया। आप एक, मेरी एक उंगली है, इस उंगली में यहाँ चोट लग गई, डॉक्टर ने बोला ये काटनी पड़ेगी। कहाँ से काटोगे आप? यहीं से काटेंगे। यहीं से काटोगे ना, थोड़ा पीछे से काटोगे। उससे क्या होता है, थोड़ा सही एरिया भी जाएगा। मेरा आगे का गल गया, लेकिन उससे वो 5-10% पीछे का काटेगा ना, ताकि वो अगर कहीं बाई चांस आगे तक भी आ रहा हो। ये कैंसर के केस में होता है, अगर कोई कैंसर की कोई गांठ होती है, कुछ होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा लार्ज एरिया करके थोड़ा सा एग्री। निकाला जाता अब इस तरह का जो लैंड एरिया है ना, वो पूरे इंडिया का सिर्फ 2000 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं पूरे बॉर्डर का देखूं, 1500 से 2000 किलोमीटर है जो इस तरह का एरिया है। पहले तो आप 1500, 15000 किलोमीटर में से आप 1500 माइनस कर दो, 13,500 तो क्लीन है ना। दीवार बनाइए, दीवार में पैसा लगेगा। ये IITians हमारे बच्चे जो है ना, बहुत एडवांस है, आप उनको लगाइए। IITians को, दिल्ली उड़ के IITians वालों को बुलाइए बच्चों को, वो आपको ऐसा चीज़ बना के देंगे जो स्ट्रांग भी होगी, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगी, और जिसकी कॉस्ट आज की ब्रिक से 10% होगी। क्या हमने कभी किसी रुड़की वाले IIT वाले को, किसी को दिल्ली IITians को, या मुंबई IITians, किसी भी IIT वाले को बुलाकर हमने ये डिस्कस किया? हमने उनको ये प्रोजेक्ट दिया? हमारे बच्चों का टैलेंट है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप बीच में घर में कितनी भी हाईवे बना लो, कितने भी बड़े बड़े घर बना लो, हमारे बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है। आप एक दूसरी कम्युनिटी के बच्चे में जाओ, वो ये बोलता है ये वाली कोठी तो मैं रखूँगा। मूवी आई थी ना, कश्मीर वाली, वो बचाते हैं उसके घर को, उसको नहीं बचाते। वो कहता है आप निकल जाओ, आपके घर की रक्षा मैं करूँगा। और उसके घर पे वही कब्जा करता है जो उनको बचाता है, क्योंकि उसको उसके घर से प्यार था। आज कश्मीर में कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती, बैंक कोई लोन नहीं देता घर बनाने के लिए। क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आती है तो वहाँ फाइनेंशियल सारी चीज़ें ही रुक जाती हैं। वहाँ सिर्फ 4 ही चीज़ें होती हैं बिजनेस के नाम पे, और कुछ होता ही नहीं। अगर मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करूँ, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर क्रूड हटा देता हूँ मैं, तो उनके पास क्या आया? क्रूड का इनोवेशन भी एक ज्यूस ने किया था।
जिनको वो सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं। वो तो सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है वो अलग टॉपिक हो जाता है, वो बेसिकली अब लड़ाई ज्यूस और उनकी ही है, मुस्लिम्स की है। अब बॉर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आपको दीवार वाली बात बोल रहा हूँ ना, आपको पता है हिंदुस्तान पे सबसे पहले आक्रमण कब हुआ था? 730 अप्रॉक्स। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। सर वो मुझे लगता है रावलपिंडी 730, उससे पहले भी आक्रमण हो चुका है। जो मैं सबसे इतना पहला नहीं अटैक हुआ पता। था 730 के आसपास था, मोहम्मद बिन कासिम। 730 ना, ओके। 730। हाँ, मैं कुछ और, मुझे 17 कह रहा, मुझे लगा नहीं नहीं, 1000 730। में तो उन्होंने 730 किया नहीं था। नहीं। हाँ ठीक। हाँ। रावलपिंडी जिनके नाम पर है वो हमारे बप्पा रावल। है पापा। ठीक। स- पीट पीट के मार के भगाया था। बहुत बुरी तरीके से। ठीक। उनका तो इतिहास आज भी लेकिन है। बप्पा रावल जी ने वही गलती की थी जो आज हम करते आ रहे हैं, कि हम दीवार नहीं बना रहे हैं। आपको वो रोकना पड़ेगा। अगर वो उस टाइम पे वहाँ दीवार बना देते तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तक वो इन्फिल्ट्रेशन कभी आता ही नहीं अंदर। और क्या यही दीवार की वजह से हमारे जो पद्मावती की वो जो है, बहुत वो सारी चीज़ें हैं। घुस नहीं पाए बहुत। अंदर। आपने ये बताइए ना, एक छोटा सा मेरे को एक एग्जांपल बताइए। उधर से तो बहुत एग्जांपल है कि हमारे बच्चों को, बच्चियों को और लेडीज़ को स्लेव बनाया गया। हमारी तरफ से एक एग्जांपल बताइए ना कि हमने इतिहास में ऐसा किया हो किसी के साथ। ठीक है, रानियाँ रखी होंगी, वो ज़रूरत थी, बच्चे चाहिए थे, बट इस तरह की बताइए कि किसी के ऊपर आक्रमण किया हो और वहाँ से हमने उनकी लेडीज़ को हमने स्लेव्स बनाया हो, हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया हो। एक एग्जांपल बताइए आप। कोई नहीं मिलेगा आपको पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री तो में। नहीं है, लेकिन अगर आप जो अपने हाथ इतिहास से चला हम नहीं के। सीखेंगे तो हम इतिहास ही बन जाएंगे। तो मैं जो उस पे आ रहा था, मैं आपको बता रहा था, तो बांग्लादेशी जब यहाँ हिंदुस्तान में घुसता है, हाँ जो आप बोल रहे थे कि वो पानी कुछ एरिया ऐसा है, तो 13,500 किलोमीटर तो निकाल देते हैं, 1,500 किलोमीटर बच गया। उस 1,500 किलोमीटर में जब सुंदरबन का एरिया लेते हैं बंगाल का, वहाँ बोलते हैं वहाँ कुछ बन ही नहीं सकता। सुंदरबन में कुछ बन नहीं सकता तो वहाँ रह भी नहीं सकता कोई। ठीक। तो सुंदरबन से आप पीछे आइए ना, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आकर कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी लैंड मिलेगी ना जहां पर हम फेंसिंग कर सकते हैं, दीवार बना सकते हैं। तो अगर वहां पे फेंसिंग करेंगे तो फिर हमारा वो एरिया तो नहीं एग्रीड। जाएगा। तो हमें पूरा रोड चाहिए ही नहीं होता, हमें हाईवे ही चाहिए होते हैं ना। सुंदरबन में तो हम वैसे भी नहीं रह रहा कोई जाकर अभी। वो तो ओपन है, वो तो घूमने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं, वहाँ मछली पकड़ने के लिए जाते होंगे लोग। ठीक। तो जो हम इस इतना पीछे आएंगे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जब 50 किलोमीटर हम पीछे करेंगे तो सुंदरबन से कोई घुसेगा तो 50 किलोमीटर आगे जाके देखेगा ये क्या हो गया। क्या करेगा वो? वापस ही जाएगा ना। या तो उस जो हम 50 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं सुंदरबन के एरिया से, तो वहां पर हमें दीवार नहीं बनानी है, फेंसिंग बनानी है। और वहां हमें बीएसएफ के अपने सैनिकों को ज्यादा डिप्लॉय करना है। अच्छा। और हमारे लोगों को जाना है तो उनके लिए गेट्स बनेंगे। आप 100 मीटर चौड़ा, 200 मीटर चौड़ा रोड बनाओ ना, आप उस पर डिप्लॉय करो कि भाई उस रोड से तो कोई घुसेगा ही नहीं ना, क्योंकि जो इलीगल होगा वो तो घुसेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। और जो लीगल होगा उसको कोई डर नहीं होगा। तो ये सब बहानेबाजी है कि बॉर्डर पे ये है, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं बॉर्डर को, बट हमने एक दीवार बनाई। वही ऐसे ही है जैसे मैंने कोई घर है अपना, मैंने 2,000 गज का है, किसी ने 10,000 गज का घर बनाया, और उस 10,000 गज के घर में एक एरिया है, आप पेड़ देखे होंगे अपने रेलवे के किनारे में, कभी पेड़ होता है तो उसको दीवार रोक के दीवार ऐसे घुमा देते हैं। तो वही मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि आप वो दीवार को घुमा दो ना, कितना किलोमीटर अंदर तक नहीं होगा, कहीं तो लैंड मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश में सर घुसपैठ जो है कितने तरीकों से होती है। अब जमीनी सीमा की बात कर रहे हैं हम, वो ठीक है, लेकिन और भी कई तरीके ऐसे हैं जिससे लोग घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2-3 तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग आते हैं बाहर से, एक तो वीज़ा लेकर आते हैं और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा होगा कि कितने सारे पाकिस्तानियों को बोला गया, वो निकल निकल के आए कि हाँ हम निकल रहे हैं, हमें भेजा जाएगा, वापस ये करेगा, वो यहाँ सब कुछ कर रहे थे। इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ, देखिए एक तो हम आएगा वीज़ा लेकर, वो यहाँ गायब हो गया। ठीक। उसके लिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, आप उसके पासपोर्ट में कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा दो, आप उसके हाथ में कोई ऐसी घड़ी बांध दो
जिससे वो जीपीएस ट्रैकिंग में रहेगा, वो कभी नहीं बंद हो सकता। भाई मेरा देश है, मैं सुरक्षा करूंगा ना। ठीक है, मैं हूँ। आज आपको पता है हमारे देश में अवैध घुसपैठ के लिए हमारे देश में कौन सा कानून है? 1946 का बना हुआ अंग्रेजों का कानून है। हम और ये 19 कानून क्या कहता है? कानून के अंदर कुछ भी नहीं है, बस पकड़ो और उस देश में भेज दो। और कोई इसके एक्शन नहीं। नहीं, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अपने बॉर्डर्स पे आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी। नेपाल, भूटान, इस तरह के देशों के लिए आपको बायोमेट्रिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक। तीसरा, जो हमारे अंदर आ गए हैं उनको रोकने के लिए हमें, जो मैंने आपको आधार वाला बताया, इसको बैन करना पड़ेगा। आप 3 महीने की विंडो खोलो, जैसे नोटबंदी का आपने काम किया। अब अभी आप बता रहे थे कि आपने पीआईएल पे दाखिल तैयारी किया। कर रहे हैं, अभी डाली नहीं है। पीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पीएमओ को लेटर लिखा था, उन्होंने सजेशन बोल के रिजेक्ट कर दिया। मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, उन्होंने सजेशन बोल के रिजेक्ट कर दिया। ठीक। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में पीएल की कोशिश कर रहे हैं कि हम लगा पाएँ। ठीक। तो हम यही बोल तो रहे इस हैं कि पीआईएल आप के थ्रू क्या 97% लोगों ने जब आधार बना लिया है, तो आप ये करिए ना कि बस 2 या 3% लोग रह गए हैं, तो आप 5 साल से ऊपर के बच्चे का आप 3 महीने की विंडो फिर भी खोल दोगे। जिसका आधार नहीं है बनवा लो। आपके पास पोस्ट ऑफिस है, सब बैंक्स हैं, प्राइवेट सरकारी सब बैंक्स हैं, खोल दो सब जगह। आपने नोटबंदी भी तो की है ना 1.5 महीने के अंदर। 3 महीने में आधार नहीं बन सकते 3% लोगों के, जो मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते। गवर्नमेंट के पेपर्स में करते होंगे। 5, उसके बाद आप 3 महीने की विंडो खोलिए, 3 महीने के बाद बोलिए कि 5 साल से ऊपर के बच्चे का आधार ही नहीं बनेगा। तो कोई अगर किसी भी देश से घुसकर हमारे इंडिया में आएगा तो उसे आधार ही नहीं मिलेगा, आधार नहीं मिलेगा, पैन नहीं मिलेगा, पैन नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बैंक खाता नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, वोटर कार्ड नहीं मिलेगा। ये बहुत लंबी प्लानिंग से चलते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमारा एसआईआर हुआ है, तो हमारी इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, जिसका 2003 में नाम है हम उसका चेक ही नहीं करेंगे, हम उसको बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि हम नागरिक हैं। अब कोई इलीगल आके अगर 2003 में उसने नाम लिखवा लिया, तो हम तो उसको चेक ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 साल अगर आप घुस के आ गए हमारे हिंदुस्तान आप में, तो भारत के नागरिक हो गए। तो भारत के नागरिक हो गए आप। आपने 2 4 10 पेपर मंगवा लिए, हो गए। तो ये चीज़ क्यों हमने खोल के रखी है? मेरे को एक लॉजिक तो बताइए कि हमने आधार क्यों खोल के रखा है। आप हॉस्पिटल्स में बच्चे होते हैं आज की डेट में 80% 70%, आप हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। या आप अगर कोई कानूनी बना दोगे कि 5 साल से पहले का आपको आधार बनवाना ही बनवाना है, तो बनवाएगा ना। उसके बाद मम्मी पापा को उनका आधार मांगो। ये तो एक तरीका है जो नए आएंगे उनको रोकने के लिए। दूसरा तरीका है आप अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और तो कीजिए। पुराने उनको कैसे होगा? पुराने वालों के लिए आप डिटेंशन सेंटर बनाइए कॉमन। हमारे पास बहुत स्पेस है एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ साइड में। ओपन जेल, ओपन जेल, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। 1946 का कानून बंद करके करिए कि आप अगर मेरे देश में घुस रहे हैं और अवैध रह रहे हैं, तो आपको हम एक दुश्मन की तरह देखेंगे। और आप हमारे देश पे कब्जा, हमारे देश को आक्रमण कर रहे हो उस तरीके से देखेंगे। उस तरह का कानून बनाइए और उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालिए। मेल को मेल के साथ, फीमेल को फीमेल के साथ। हम आपको बच्चे पैदा नहीं करने देंगे अगर आप इंडिया में पकड़े गए। आप जियो, खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ओपन जेल होगी, झोपड़ी बनेगी, वहाँ रहोगे। उसके बाद भी टाइम दे रहे हैं 3 महीने का। अगर आप अवैध रह रहे हो तो देश छोड़ दो। अगर पकड़े गए तो डिटेंशन, ओपन जेल में आप जाओगे। ओके। तो सीमा पे जो लगी सुरक्षाएं हैं हमारी तरफ से, जो भी सुरक्षा लगाई गई, क्या वो इतना प्रभावी नहीं है कि वो आप घुसपैठ को रोक पा रही है? कितनी आप सुरक्षा कर लोगे? 24 घंटे, 15,000 किलोमीटर। तो जवान तो इसीलिए वहां पे एग्रीड, तैनात किए कितने कर जाते हैं। लोगे? 1 किलोमीटर में पता है कितना होता है? 1,000 मीटर। और 15,000 किलोमीटर में कितना हो गया? 1.5 लाख किलोमीटर। 1.5 लाख, सॉरी, मीटर। तो अगर आप 1 मीटर पे भी एक जवान खड़ा करते हो तो 1.5 लाख आपको चेन लगा के खड़े करने पड़ेंगे। 24 घंटे में आप उसको 8 8 घंटे का अगर कर देते हो। एक एक मीटर पे क्यों लगाना है? मतलब तो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी लगाते हैं तो भी सुरक्षा। नहीं, तो वही तो दिक्कत है ना। वही तो दिक्कत है ना कि हम डिस्टेंस पे क्यों, हम जवान क्यों लगा रहे हैं, जब हमारे को टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, उसके अंदर एआई ड्रिवन कुछ लगा सकते हैं। आपके आजकल कैमरा ऐसे आ गए हैं कि अगर तो आप, ये तो लगाने की बात हुई। आई एम आस्किंग कि अगर अभी तक ये हमारी जो जवान है या फिर जो भी सीमा सुरक्षा है, वो अभी तक प्रभावी क्यों नहीं है? बायस हो जाते हैं ना, सेक्रीफाइस हो जाते हैं। कौन सेक्रीफाइस नहीं होता बताइए ना। नाम नहीं लेना चाहता, कितने सेक्रीफाइस होते हैं। पैसे के आगे सब होता है।
लेकिन जब आप आज की डेट में कैमराज ऐसे आ गए ना, घर में जब कोई मूवमेंट होती है तो अपने आप घूम जाता है, तो वैसे कैमरा हमारे वहाँ पे क्यों नहीं लग सकते? आप कैमरा लगा के, दीवार लगा के, छोटे छोटे मॉनिटरिंग रूम बनाओ ना, वहाँ से बैठ के वो 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर को मॉनिटर कर लेगा हमारा जवान। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे को तो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि देखो हमने अपने आप को कैसे सिक्योर क्योंकि करके हमारी सेव सीमा करके दिखा। बहुत लंबी है जमीन सीमा से, बहुत लंबी है और हम इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं जो मतलब हम पर हावी होने के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी गजवाए हिंद, यहूदी, एक हिंदू और एक यहूदी, रिटर्न दुश्मन है हम लोग, काफिर। इसराइल भी इस चारों तरफ से दुश्मनों से ही घिरा है। यहूदी है ना, यहूदियों को मारने के लिए आदेश है, और काफिरों का तो है ही। तो ये ऐसे नहीं होगा, कानून चेंज होने चाहिए, आधार बैन करना चाहिए 5 साल से ऊपर, और जो कानून चेंज करके उठा उठा के अंदर डालो, अपने आप भाग जाएंगे। अच्छा, हमारे लोगों का रोजगार खा रहे हैं। ये जो घुसपैठ करते हैं जो लोग, चूंकि आप उस फील्ड में आप मिले भी बहुत लोगों से हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि किस माइंडसेट के साथ वो जो है भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। क्या वो सिर्फ रोजगार होता है या फिर और भी कई तरीके के माइंडसेट के साथ वो इंडिया में आता है? उनके ना 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि उनकी कंट्रीज में उनके लिए कुछ भी नहीं है, कमाई का ठीक, जरिया है। कमाई का जरिया नहीं है, वहाँ पे संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है। वो जब यहाँ आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, अच्छे हाईवेज दिखते हैं, रोड्स दिखती हैं, सस्ती ट्रेन्स दिखती हैं। हम हमारे किसी मंदिर गुरुद्वारे में चले जाओ, 24 घंटे खाना फ्री दिखता है, ये तो बहुत कुछ एक दिखता एक है। ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो गया, उसको अपना सर्वाइवल दिखता है बेसिकली, कि मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। बट वो यहाँ पर आने के बाद भी वो उसको अपने आप को चेंज नहीं करता, वो कोशिश करता है कि वो इसको चेंज कर दे, अपने हिसाब से। और वो अपने उसी मकसद में लगा रहता है। वो अपना मकसद कभी आप नहीं। ऐसे लोगों से मिले? बहुत है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी शहर में आप निकलिएगा, कोई बड़ी रोड ऐसी नहीं मिलेगी जिसके किनारे में आपको 5-10 झुग्गियाँ नहीं मिलेंगी। बहुत है दिल्ली ठीक, में, आप आइए, दिल्ली में आप बहुत है। आपका गांव में कितना भी कैसा भी घर हो, कितनी भी गरीबी हो, आप वहाँ पे 2 रोटी खा के, एक प्याज से 2 रोटी खा के भी आप सर्वाइव कर लोगे। बट वो गांव छोड़ के आप शहर में आके झुग्गी में नहीं रहोगे। ये लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं। क्यों? गांव में हमारे हर घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ पे एक एक आदमी को पता है कि इस घर में कौन रहता है, उस घर में कौन रहता है। इसलिए कभी भी ये गांव में नहीं जाते, दे ऑलवेज केम इन सिटीज। कि शहर में किसी को किसी से मतलब ही नहीं। शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और आप इन झुग्गियों को चेक करवा लीजिए, पुलिस जाके चेक कर ले, 4 लोग रह रहे होंगे बड़े ना, 8 बच्चे दिखा दूंगा मैं आपको, स्टिल दे आर कंटिन्यू। अभी दिल्ली में भी तो कुछ ऐसी मतलब दिल्ली प्रशासन ने ये बुलडोजर एक्शन की बात कही है कि अवैध कह के कब तक? 20 वो जो वहाँ पे रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 20-25 साल से यहाँ थे। अगर 20-25 साल के बाद भी वो जमीन अगर अवैध ही मानी जा रही है कागजों में और कोर्ट की नजर में, तो ये सोचने वाली बात है कि 20-25 साल एक लंबा समय होता है। बिल्कुल। वो वहाँ पे सरवाइव कर गए इतने साल तक। आपने हमारे हिंदुस्तान में एक बात बताइए मुझे, ट्रैफिक पुलिस होती है सिटीज के अंदर, एनकोचमेंट पुलिस क्यों नहीं होती? जब वो रेगुलर घूमेगी ना सड़कों पे, तो ये इस तरह का कोई एनकोचमेंट होएगा ही नहीं। कहीं भी झुग्गी बना ली, कहीं पे भी घर बना लिया, कहीं पे भी कच्ची ईंटों का घर बना लिया, फिर उसको पक्का बना लिया। तो क्या ये झुग्गियों में जितने लोग रहते हैं, जो भी झुग्गी वाले हैं, सब वही हैं? मोस्टली, ये इसकी गुंजाइश नहीं कि वो मोस्टली इंडियन के हो? नहीं, मोस्टली मैंने बोला ना, मोस्टली 100% नहीं है। कुछ गरीबी से भी आते हैं, बट मोस्टली वही है। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और क्या हमारे पास क्या ऑप्शन? एनआरसी करिए। तो क्या कर एनआरसी क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों वो एग्जैक्टली इतने साल से है मैं और बताऊं, कई बार। आप ना राशन कार्ड बोल दीजिए, एनआरसी नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा, अगले दिन एनआरसी हो जाएगा। तो सर ये सब गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी, एनआरसी नहीं होगा, अगले दिन एनआरसी हो जाएगा। वो क्यों नहीं रहा सरकार? पॉलिटिकल इश्यूज। एग्जैक्टली केंद्र सरकार कई सालों से है, जो भी एक ही सरकार, जो मुझे लगता है कि ये तीसरा टर्म चल रहा है उनका, तो वो सरकार है जो ये बार बार कहती है कि हम सीएए एनआरसी करवाएंगे, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पा रही हैं ये चीजें? जी,
मैं बोल रहा था सी एन आर सी में डिफरेंस क्या है? मेरे को सीए का रीज़न तो बताइए ना कि क्यों विरोध किया गया था। और बहुत लार्ज स्केल पे उसका विरोध हुआ था। मैं आपको 2 कानून ऐसे बताता हूँ, 1990 समवेयर 1 और 3 आपका ये जो बना था, जो एक प्लेशिप 1993 में हुआ था शायद। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट जो बना था, ठीक? हाँ, वो एक तो 93 का है शायद। ठीक एक वो कानून बना था और एक ये वाला कानून बना था। आज कोई भी हम कोर्ट में अपने लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो दिखाते हैं, वो भी तो संसद का बना कानून था, सीए भी संसद का बना कानून था। इसको नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे। सेलेक्टिव अप्रोच। आप सेलेक्टिव अप्रोच देखो ना कि क्या रख रहे हैं। 2-3 बड़े बड़े फिल्म स्टार, 2-2 3-3 शादियां, सबसे 2-2 बच्चे, सारी लड़कियां हिंदू। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारे पास टाइम, आपने पाकिस्तान को बांट के उस चीज़ को रोक दिया, लेकिन 75 साल बाद हम दोबारा से उसी सिचुएशन पहुंच चुके हैं जो 1947 की सिचुएशन थी। उससे पहले के हालात जो थे। जी। अब मैं सी एन आर सी का पूछता हूँ, मैं बताऊँ ना सीए का मेरे को कोई कि क्यों विरोध किया था, बताओ ना रीज़न। हम तो जो अफगानिस्तान में सिख फंसे हुए थे या पाकिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित हैं, वो अगर आके यहाँ रहना चाहते हैं, हम उनको रहने देने के लिए सिटीजनशिप दे रहे हैं। एक हमने रूल बना दिया कि, और वो भी जो पुराने यहाँ रह रहे हैं, कि भाई तुम्हें ठीक है सिटीजनशिप दे देते हैं, कानून दे देते हैं। उससे हमने किसी की नागरिकता छीनने का तो था ही नहीं कानून, नागरिकता देने का कानून था। आपने जगह जगह रोड ब्लॉक्स कर दी। और एनआरसी में क्या दिक्कत है? एनआरसी क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? बंद करो ना अभी सब्सिडी गैस की, पता लगेगा अगले दिन ही लोग एनआरसी कराएंगे कि एनआरसी का नंबर दो। पर कुछ रीजंस ऐसे हैं अमित जी कि वो अगर हम देखते हैं असम का कुछ रीजन हो गया, उस तरफ के एरियाज में जाएं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। क्यों नहीं है? नहीं नहीं, वो बहुत लंबे समय से वहां पे रह रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक। कितने परसेंट है? उनके लिए भी तो कुछ ऑप्शन देखना एग्रीड, पड़ेगा ना। कितने परसेंट है? 5%, 10%? तो उस अगर ट्राइबल 95% को तो छाटो। पर उस ट्राइबल एरिया के भाई लिए भी तो आप, कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा। एग्रीड, मैंने बोला ना, आप 90-95% तो हमारे क्लियर है ना। वो तो बिल्कुल। तो 90-95% को तो पहले अलग करो, 5 और 10% का देखेंगे ना क्या करना है। तो उसमें तो वो हमने भी कब अलग बोला? हो जाएंगे। हमने उनको कब बोला कि उनको निकालना है? वो तो उसमें अलग हो जाएंगे और ना दूसरा हम जाके। कह रहे हैं ठीक है चलो हमने तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें भी दे रहे हैं कार्ड, लो नहीं मांग रहे डॉक्यूमेंट, कराओ एनआरसी। आगे के लिए तो रोको। मैं कह रहा हूँ मत कराओ एनआरसी, सबको दे दो सिटीजन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। जो बाद में आएगा उसको देखेंगे ना। अब ये भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये कर सकते हैं हम वहाँ पे। हम किसी भी चीज़ में बस, मतलब इससे वाहियात क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को लैंड लेने के लिए बॉर्डर पे 10 लेटर भेज रही है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो जवाब ही नहीं दे रही। और ये सेंट्रल स्टेट के गवर्नमेंट, पास विकल्प होता है ना कि स्टेट के पास क्यों ऑब्वियसली, नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, स्टेट के पास विकल्प नहीं होता। हम्म। सेंट्रल के पास विकल्प होता है कि उस सरकार को बर्खास्त करे। अच्छा। ओके। अगर से आप अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए आप नेशनल की सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा रहे हो। और अभी तो कोई खबर भी आई थी, मैं पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि जब बीजेपी वहां पे चुनाव जीती तो बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे थे। अब पता नहीं उस खबर वो में कितनी सच्चाई है, बट मुझे ऐसा बड़ी लगता संख्या नहीं है। नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आधा 1% है। तो क्या सच में गए हैं? आधा परसेंट 1% है जिनको डर रहता है, वो तो कुछ कच्चे दिल वाले तो हर जगह ही होते हैं ना, जो बिल्कुल ही ब्लंटली है, केवल 1 साल 2 साल ही हुआ है उनको आए हुए। बंगाल में इस वक्त कितने अवैध घुसपैठी हो? जो संसद में बताया हुआ है 1 करोड़ के आसपास सिर्फ बंगाल के अंदर है। संसद के अंदर दिए हुए बयान सांसदों के और मंत्रियों के हैं। कागजों पे लाख के नहीं, कुछ में ही है। मैं हाँ, कागजों पे तो पता ही नहीं, आपने प्रोसेस नहीं किया ना कोई। एग्जैक्टली। मैं आप वही कह रही हूँ, कितना चीनी बड़ा ब्लंडर है ये। चीनी और चाय पत्ती मिल गई है, आप अंदाजा लगा रहे हो कि उसमें इतने लाख चीनी के दाने होंगे, इतने लाख दाने हैं। मैं जब वही तक कह रही उनको हूँ। अलग नहीं करोगे दाने पता एग्जैक्टली। कैसे चलेगा? कि अब अपने अगर प्रशासनिक लेवल पे कितनी बड़ी लापरवाही है ये कि हम। आप कितने हाईवे बना लो, हाँ।
लाहौर ना एक डेस्टिनेशन हुआ करता था बिजनेस का, यस, और आज क्या है? एक अलग पहचान है उसकी। अच्छा, एक कंसर्न ये भी है अमित जी मेरा कि घुसपैठिए तो जो है चलिए इलीगल तरीके से आ रहे हैं, शरणार्थी भी भारत में बहुत बड़ी क्यों संख्या में लेने हैं है। शरणार्थी? मैं वही जानना था कि घुसपैठिए और तो शरणार्थी में क्या अंतर है? ओपन जेल है ना। तो आप शरणार्थी हो ना। हम्म, ओपन जेल जो मैंने आपको अभी तो ऑप्शन, इसको मान्यता कैसे मिली? मैंने आपको बताया ना, जो ओपन जेल मैंने आपको बताया, हम्म, बनाई है ना आप सेंट्रल इंडिया के अंदर, 100 किलोमीटर रेंज का बना इन दोनों दीजिए। में अंतर क्या है? किस में? घुसपैठ जो कर घुसपैठिए और शरणार्थी, घुस देखिए, शरणार्थी जो है ना वहां से मारकर भगाए गए हैं, तो उनको मजबूरी में आए एंट्री हैं। कैसे देती है सरकार? देती नहीं है, वो भी वैसे ही आते हैं जैसे आ रहे हैं। तो और उनको कोई मान्यता भी कैसे मिलती घुसपैठिया है? आता है ना, वो हमेशा अपने हमको यही बोलेगा मैं शरणार्थी हूँ, वो घुसपैठिया नहीं बोलेगा। अच्छा, ये होता है। कौन बोलेगा मैं घुसपैठिया हूँ? बोलेगा मेरे को वहाँ काम नहीं मिल रहा, बोलेगा मेरे को वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, मेरे को वहाँ पे ये किया गया, मेरे बच्चे मार दिए, मेरा मम्मी पापा थे उनको मार दिया। आपने चेक थोड़ी किया जाकर? वो दुलारा दुबलारा दिखाएगा वो अपने आप को। ठीक है, तो शरणार्थी जो भाई भी कोई है, कंडीशन कोई रही होगी रोहिंग्या को क्यों भगाया गया म्यांमार से, कभी सोचा है? यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या आते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो क्यों भगाया गया? और वो सारे चाइना क्यों नहीं गए? इंडिया। म्यांमार से तो चाइना बहुत करीब है। हम्म, और उन शरणार्थियों को की देख रेख के लिए भी सरकार को एक बड़ा अमाउंट उस पर खर्च करना यही तो पड़ता मैं है। कह रहा हूँ ना, क्यों देना है? आप ठीक है, आप उनको शरणार्थी बोल रहे हो, आपने नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन क्या आपको लगता है राइट्स। कि उसमें भी घुसपैठ ही होंगे? 100%। किसी न किसी चीज की आड़ में तो छुपेंगे ना। जब आप कोई गलती करते हो तो आप क्या करते हो? पर्दा डालने की कोशिश करते हो ना। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब जब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ओपन जेल, इस सिर्फ एक वही ऑप्शन है, 100 किलोमीटर के ओपन जेल बनाओ ना, आपको सबको वहीं रखेंगे हम। गवर्नमेंट खाता देगी, लेकिन आप उस 100 किलोमीटर से बाहर नहीं निकलोगे। खाओ पियो और रहो, मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ। तो हम हम वापस क्यों आपकी नहीं भेज सकते? पॉपुलेशन नहीं बढ़। वो ऐसी जेल में जब रखोगे वो कहेगा भाई मेरे को माफ करो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वापस ही भेज दिया जाए ना। जाएगा ना तब जब आप उसको प्रेशर बनाओगे। आपके घर में कोई घुस के आ जाए, आपके बेडरूम में या आपके ड्राइंग रूम में कोई आ जाए, आप उसको अंदर रख लेते हो क्या? लड़ते हो, झगड़ते हो, मारते हो, लेकिन डंडा वा- लेके आते हो, पुलिस को फोन करते हो, हम्म, भाई तू मेरे घर से निकल, मेरे घर से निकल। हम्म, और देश को हमें धर्मशाला बना रखा है। हम्म। अच्छा, सीमा सुरक्षा की बात तो अलग हो गई, लेकिन अगर हम प्रशासनिक लेवल पे देखें तो घुसपैठ में लूप होल्स क्या हैं? अगर प्रशासनिक स्तर की बात करें, राजनीतिक स्तर की बात करें, तो घुसपैठ इतना ज्यादा इस समय क्यों बढ़ा? मतलब कि अगर कुछ सालों का देखें, 10 साल, 20 साल, इस समय में बहुत लार्ज स्केल पे घुसपैठी भारत में आए। घुसपैठियों का रीजन मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन। जिस कंट्री में ये लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है। जब वहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके अगर आप शहर में कुछ खाने पीने के लिए ना हो, रोजगार के लिए ना हो, बहुत लोग आते हैं इधर उधर से, स्टेट से, दिल्ली में क्यों आते हैं? चकाचौंध देख कर आते हैं। तो उनके लिए तो पूरा हिंदुस्तान चकाचौंध है ना। नहीं नहीं, तो हमारे यहाँ से कौन से हमारे यहाँ प्रशासनिक से लूप होल्स? प्रशासनिक में वही ना, रूल ही नहीं है ना कोई। आज कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो वो क्या करेगा? ज़्यादा बेल हो जाती है, उसको वापस भेज देंगे। वापस नहीं रख भेजेंगे तो उसको शरणार्थी बोल के आपको इंडिया में रखना पड़ेगा। अगर कोई कंट्री वापस ना लेना तो उसको आपको शरणार्थी बोल के इंडिया में रखना पड़ता है। कानून ही नहीं बनाया ना, सबसे पहले तो कानून ही बनाना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तेरे को वापस नहीं तो भेजे। इंडिया में कानून है कि अगर बांग्लादेश से कोई शख्स यहाँ पे कोई आया है, किसी भी कंट्री से इंडिया के अंदर आ नहीं रहा आई है, एम जस्ट हाँ, और एग्जांपल दे रही हूँ, वो अगर वापस नहीं लेता है तो हमें उसको एज अ शरणार्थी रखना पड़ेगा। भले ही वो वहीं उसी देश का हो, उसके पास वहाँ के कार्ड्स, वहाँ के कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स होते हो, उसके पास, वहाँ के तो होंगे ना, नहीं होते, कुछ नहीं लेके आता वो। वहाँ पे तो होंगे। कुछ एक अगर आप बात लेके करें, ही नहीं आता ना, बोल रहा हूँ ना। यहाँ नहीं लेके आएगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम उस कंट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वहाँ वो नहीं मेन लेगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे लेती उसके ना, पास। नहीं लेती ना, हम क्यों लेगी वापस? मान ली चलिए 50% केस में ले लिया, 50% में नहीं लिया, तो तो क्या फिर होगा? हमें रखना पड़ेगा। फिर हमें रखना पड़ेगा शरणार्थी बोल के। और तो राजनीतिक आपने स्तर, सबसे पहले तो कानून ही बनाना पड़ेगा, 1946 का जो कानून है उसको चेंज करके स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, ओपन जेल बनानी पड़ेगी। किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है, उठाओ, मेल को फीमेल को फीमेल जान के जेल में डालो। तो घुसपैठ को हम राजनीति के उसमें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या?
एक सीएस ऑब्वियसली होता समझ के, लोग ना समझ के, बल्कि एक राजनीतिक उसमें। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना एक माला है। पॉलिटिक्स एक माला है, उसमें छोटे छोटे मोती मिल के ही एक वो माला बनती है जिसको एक बड़ी माला बोलते हैं, बनती है। छोटे लेवल का बंदा क्या देखता है कि मैं पार्षद का इलेक्शन जीत जाऊं, मैं 200 इनको बना लेता हूँ वोटर, 100 को इनको बना लेता हूँ वोटर, बस मैं पार्षद बन गया खुद भी। फिर वहां पे आता है एक लोकल असेंबली का इलेक्शन। असेंबली वाला कहता है तू अपने एरिया से कितने वोट दिलाएगा मुझे, वो कहता है ये मैंने वोट तेरे को दिलवा दिए। फिर असेंबली वाले से बोला जाता है, पार्लियामेंट वाला बोलता है तू अपने एरिया से कितने वोट दिलाएगा, वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक माला है, पुलिस कुछ कर नहीं पाती। मैंने आपको बोला ना, जस्ट ट्रैफिक पुलिस है, ऐसे एनकॉचमेंट पुलिस बना दो ना, आधा शहर आपका सही हो जाएगा। कहीं भी किसी रोड पे आपने कुछ कुछ बना लिया, कभी किसी रोड पे बना लिया है, कहीं जब हमारे कब्जे हो जाते हैं, ओखला जैसे एरिया में हमारे कब्जे हुए, तब हम कितने साल के बाद जागते हैं। समस्याएं बड़ी हैं, उसके लिए कानून और प्रशासन का डंडा ही चलेगा, तभी कुछ हो सकता है। और ये जब हम जैसे लोग ही प्रेशर बनाएंगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल कभी कुछ नहीं करते। मैं तो कहता हूँ ना राजनेताओं को, एक दिन सुरक्षा हटा के सिर्फ एक दिन सो कर दिखा दो, ओपन गेट छोड़ देता हूँ और बेडरूम लॉक कर दूंगा अंदर से, इतनी भी चलो गारंटी दी। एक सिंपल एमपी को मेन गेट छोड़ दो खुला हुआ, सुरक्षा हटा दो और बेडरूम से ब्लॉक करा लो, नींद नहीं आएगी पूरी रात उनको। एमपी को आप छोड़ मैं दीजिए, नॉर्मल इंसान भी है, वो भी अपने घर को बिना लॉक मैं के तो नहीं सोएगा। मेरा दर्द तो वही समझेगा ना, नॉर्मल आदमी तो समझ ही नहीं रहा। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई प्रशासनिक की। अगर मैं लोकल स्केल पे बात करूं, अब कहीं पे भी कोई बांग्लादेशी, कोई भी घुसपैठिया आ रहा है, तो वहां पे जिस जगह पे आ रहा है, वहां के लोग तो ये चीज समझ रहे होंगे कि भाई ये हम लोगों में से नहीं है, ये नया है। तो वो इस चीज के लिए इनिशिएट क्यों नहीं करता कि भाई ये हम लोगों की जगह का नहीं है, ये बाहर से कहीं आया है। हमारी सोच, हमें पंगा नहीं लेना, छोड़ो ना। मैं बाहर जाने लगूंगा ना, मेरे घर से बोलेंगे मतलब तुम्हें। चोरी तो आप ही के घर पे करेगा। मैं वही कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, जब चोरी करेगा तब देखेंगे ना। लोग चोरी के बाद भी केस नहीं करते, कौन जाएगा कोर्ट में, लड़ाई हो जाएंगी, गोली मार देगा, छोड़ना, नहीं लड़ते केस। और डर क्यों है, एक बेटा है, एक बेटी है। अर्जुन के सामने सामने अभिमन्यु की हत्या हुई थी ना, नहीं, अगर अर्जुन उस वक्त नहीं था। उनके सामने से, मतलब उनके युद्ध में हुई थी ना, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, ये सोच के अगर अर्जुन हथियार छोड़ देता तो क्या होता। चेंज तो बच्चों को तो हमें अपना डर निकालना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, हर लेवल पे उठानी पड़ेगी। मतलब कि जो लोकल लोग हैं, जिस एरिया में घुसपैठ की जा रही है, उनको भी अवेयर होना पड़ेगा भाई। क्योंकि अगर ये डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, तो जिस एरिया में वो लोग फैले हुए हैं, कई जगह पे बहुत ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हो गई है, बिल्कुल ड्रास्टिक यार, चेंज आया है। आने दीजिए ना, मैंने बोला ना 15 साल अभी हुआ है ना, 2026 में कर रहे हैं ना, आने दीजिए, फिगर्स आने दीजिए। आपको नेपाल बॉर्डर का, मैं आपको यूपी के सारे स्टेट उठा के देखना, आप डिस्ट्रिक्ट उठा के देखना सारी, यूपी में भी उधर लार्ज स्केल पे है। हल्द्वानी से लेकर उधर की आप पूरी बेल्ट उठाना, मतलब उनको जहाँ भी खाली जगह मिल रही है वहां पे बस जाए। बस। खाली जगह नहीं, इसका एक एक खेत है। इस तरह के एरियाज में क्या होता है, आप जितनी भी इलीगल कॉलोनीज कटती हैं यूपी के अंदर या कहीं भी इलीगल कॉलोनीज, जिसको इलीगल मतलब अनऑथराइज कॉलोनी बोलते हैं, जहाँ नसी वगैरह ना कुछ है, वहाँ क्या होता है कि भाई किसी ने 50 बीघा जमीन ले ली और प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी, सस्ती होती है, 5 लाख रुपए का 50 गज का प्लॉट मिल जाता है, 3 लाख रुपए का 50 गज का प्लॉट मिल जाता है, अगर आप कहीं और जाओगे आगे तो। छोटा प्लॉट होता है, वो 3 लाख रुपए भी बैंक फंडिंग हो जाती है, 1000 2000 रुपये किश्त बन जाती है, इकट्ठा होना चालू हो जाता है। क्यों सड़कें छोटी छोटी जगहों में रहते हैं, क्यों बड़ी जगहों में नहीं रहते। मैंने आपको बताया ना, गांव नहीं जाएंगे, यहाँ पे शहरों हर में। कोई एक दूसरे को जान रहा है। शहरों में हम पैसा अपना लगा के मंदिरों से गुरुद्वारों से खिला रहे हो सबको,
और वो लंगर में और मेरे को लंगर में भंडारे में खा ले रहे हैं लोग आराम से, खाने का बस, इंतजाम हो जा रहा है और मकसद एक ही है, पॉपुलेशन बढ़ाओ ताकि मेजोरिटी बढ़ेगी तो हमारा कमांड रहेगा। बस। आप कह रहे थे कि अभी मतलब कुछ सालों में ये चेंज और बढ़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इंडिया में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं अभी फिलहाल जहाँ पे डेमोग्राफी बहुत ही लार्ज स्केल पे चेंज हुई है? मैंने आपको बताया ना, मुंबई आज सबसे ज़्यादा, जब अगर मैं बात करूँ बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा कोई जाता है तो मुंबई जाता है। अर्थव्यवस्था क्योंकि वहाँ की ठीक ठाक है। वहाँ के लोकल लोग काम देते हैं फैक्ट्रीज में, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में लेबर हैं, 8 10 10 12 12 15 15 हज़ार रुपये में काम कर लेते हैं। लेकिन अच्छा, वो उनको स्टैंडर्ड लिविंग से कोई मेरे मतलब नहीं है? नहीं, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बनाओगे ना, आप एक घर है मान लीजिए, उसने एक घर बना लिया छोटा सा, मतलब कि एक ही घर अगर में हम पॉपुलेशन कम करेंगे तो उसमें से 40 50 गज में आपने एक घर बना लिया, आप 15 15 20 20 लोग रह रहे हो, 40 40 50 50 गज में शेयरिंग करके, एक ही रूम के अंदर आप पूरी फैमिली रह रहे हो। हम्म, इस तरीके से ऊपर और नौकरी स्कूल जाना, हमारी ही खा रहे हैं। स्कूल जाना नहीं तो पैसे खर्च नहीं होने, बिजली का बिल देना नहीं, टाके डालने हैं। और उसका लोड भी आएगा ठीक है, सरकार पे और लोगों के दिल पे। जो ईमानदार है वो मरता है। स्कूल जाना नहीं, पैसे देने नहीं, बिजली का बिल आना है, पैसे देने नहीं, बसेस ट्रेनें सस्ती हैं, यूज़ करनी है, गेहूँ आटा चावल सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, खाए जाओ, तो उसको स्टैंड ऑफ लिविंग क्यों चाहिए। मेरे एक नोन है, टायर वाले की दुकान है, 12 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं वहाँ पर, एक बंदे को, लेबर है, 6 बच्चे हैं, 2 तो मर गए, उसके बाद 6 हैं। क्या वो घुसपैठी है नहीं, इंडिया पे? सोच। आप सोचिए, किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर मतलब हर चीज़ पे पड़ता है। आप अगर कल्चरल देखो ना, आप हमारे, हम आपकी मेरी रिश्तेदारी में किसी से नहीं बन रही, हम मारने मुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, हाँ, शादी में नहीं जाएंगे, मैक्सिमम यही होगा कि आप कट ऑफ हो जाएंगे कट वहां ऑफ हो से। जाएंगे, ये नहीं कोशिश करेंगे कि मार दें, काट देंगे, और उन लोगों में बहुत मरवा कॉमन है। दें, खून करवा दें। उनमें ये कॉमन है। अब तो डिक्लेयर्ड काफिर हो ना, मैं तो डिक्लेयर्ड काफिर हूँ। उनकी तरफ से कह दिया गया कि इनको खत्म कर दो, कोई बुत माप नहीं परस्ती, लगेगा। बुत परस्ती। तो इस मेंटेलिटी के साथ अगर एक लार्ज लोग। आपने हमारे कश्मीरियों को भगाया, हिंदुओं को, ठीक, अच्छा, ये भी हम कहा जाता है अपने कि ही दुश्मन हैं। 100 साल पहले कुछ लोगों ने, हमारे जैसे लोग जो कोशिश की होगी, कश्मीरियों में वहां जाकर कोशिश की थी कि जो कन्वर्ट हो गए हैं हम उनको वापस लाते हैं, तो उनके आगे पता है कौन खड़ा था? वहां के लोकल कश्मीरी हिंदू, कि नहीं इनको रहने दो, कोई बात नहीं, इनको चेंज मत करो। एक्सेप्टेंस हम लोगों को ज्यादा है, अब वही छोड़ कॉमन दो, हो गया। हमने एक शब्द ढूंढ लिया है, छोड़ दो यार, रहने अरे दो, जाने दो। जोने दो, छोड़ दो। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे कोई भी हिंदू रहने से खौफ खाता है। दुकान चला रहा था, 25 30 साल से, एक सरदार जी थे या कोई हाँ, हिंदू थे, टारगेट गोलीबारी किलिंग। गोलीबारी हिंदू को टारगेट करके क्यों मारा जाता है कि वहाँ पे आए ही ना। फारूक अब्दुल्ला जी का एरिया, गांधरबल, हम्म। एक डॉक्टर और 3 लेबर, यस। हम्म। टारगेट किलिंग। वहाँ पे हिंदू को टारगेट के लिए जब तो बहुत कश्मीर में ज्यादा। बाढ़ आई थी, मोदी जी एक टांग पे खड़े थे, अभी 5 7 10 साल पहले जब बाढ़ आई थी कश्मीर में, श्रीनगर में, एक टांग पे खड़े थे, नहीं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, सबको बचाओ, तो वो तो रेस्क्यू करो, एक, पैसे दिए। हाँ वो तो एक अपना कंसर्न हो जाता है कि अपनी कंट्री का हिस्सा है भाई, उसको तो बचाना ही है। लेकिन ये जो घुसपैठ है और इन चीज़ों को रोकना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे जाके वो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप जो है लोगों को किस तरीके से अवेयर करते हैं घुसपैठ को लेके, और आपकी जो ये वेबसाइट है द सनातन सनातन साथी है ना? आपका सनातन साथी .com। हाँ, आपका सनातन साथी .com, इसके थ्रू आप क्या कोशिश क्या करें, आपका एजेंडा क्या है, किस तरीके से लोगों का? आपका सनातन साथी .com ना, हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हम लोग ना अपनी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे सामने ना बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे ना, तो आती है कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, खाने पीने से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक। तो मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बार एक कारपेंटर आया था मेरे किसी नॉन के घर पर, तो वो काम कर रहा था, वो
थोड़ी सेकुलर टाइप है, तो वो काम कर रहा था, तो काम करते करते मतलब, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 10-15 दिन के बाद वो बोल देता है आप तो गोबर खाने वाले लोग हो। मतलब उसकी हिम्मत, आप लोग तो सुना है गाय का गोबर खाते हो ना, वो ये लैंग्वेज उसको यूज करने का किसने बोला, और किसने बोला कि हम गाय का गोबर खाते हैं? इस तरीके से माइंड ब्रेन वॉश है उन लोगों का हाँ, कि उनका दिमाग ही सिर्फ एक ही चीज में है ना, मैंने आपको बोला ना, उनका टारगेट, मकसद, वो अपना मकसद नीचे का हो या ऊपर का हो वो नहीं बोलता। तो ये बहुत टाइम से मेरी एक सोच थी कि मैं अपने लोगों को जोड़ूं, कम्युनिटी को एक बनाऊं, क्योंकि कभी भी जब ना परेशानी आएगी इस देश के ऊपर या हमारी कम्युनिटी के ऊपर, पहली बात तो ये देश ना तब तक ही बचा हुआ है जब हम, तब तक हम मेजोरिटी में हैं। जब हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो ना हमारे पास कुछ होगा, ना हम आराम से घूम सकते हैं, हर चीज़ के लिए बंदिशें होंगी। मैं तो उस फिलॉसफी को मानता हूँ कि आपको पूजा करनी है तो आप साड़ी पहनो, और आपको घूमने जाना है गोवा में तो स्कर्ट पहनो, क्या फ़र्क है? आज़ादी, जैसा एरिया जैसा ओकेशन वैसे ही आप अपना उसको फॉलो करो। बट एक पर्टिकुलर जगह में क्या है, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं उनसे चिढ़ता, बाकी ये है कि उनका एक पर्टिकुलर जो चलता हुआ आ रहा है कि मतलब उन्होंने बिल्कुल कैद ही कर दिया लेडीज़। आप कहीं पे भी उठा के देखिए, कोई लीडरशिप 56 देशों के अंदर है लेडी, ऑल डोमिनेटेड मेल। अफगानिस्तान में भी सिचुएशन सुधरी थी, लेकिन जब से वहाँ पे तालिबान की सरकार आई है वो कभी नहीं सुधर बहुत ही सकती। वर्स्ट। नहीं नहीं, थोड़ी सी मेरी खुद की एक दोस्त रही है अफगानिस्तान से ही। आप जब उनकी, मैं पढ़ रही हाँ, पूरा टेंट में आप डाल दो, वो एक ही उनका काम है। इनफैक्ट अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया के थ्रू ही, वहाँ पे एक औरतें जो हैं ऑटो, जो ये क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल जो होते हैं उसमें भी वो पीछे बैठती है, उनको आगे बैठने की इजाजत नहीं है। मतलब इस तरीके का वो हो मैंने गया बताया है। ना बंदिशें, हम लोग तो हमेशा ओपन विचार रहे हैं ना, हमारे तो अपने रिलीजन में, धर्म में भी हमारे बोला जाता है कि आप साक्षात करो ना, शास्त्रार्थ करो, एक दूसरे से क्वेश्चन करो। हम किसी का ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो ये जो मैंने आपका सनातनसाथी.com बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम लोग, हमारी जैसी सोच के लोग उसमें जुड़े। अब मेरे को कारपेंटर चाहिए तो मैं वहाँ से लूँगा ना, अच्छा, मेरे को प्लम्बर चाहिए तो मैं वहाँ से लूँगा ना, ओके, मतलब आप मेरे यहाँ को। पे ये सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं और कि लोग। हम विदाउट एनी चार्जेस ले रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है ना कोई कट है। वहाँ नंबर दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट बात करो, काम दिखाओ, अपने आप पैसे दो। तो इससे सिक्योरिटी का थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा का हो नहीं, जाएगा। अपने समाज को हम वो करेंगे ना, जब कभी भी कुछ विपदा आएगी, कुछ आएगी, तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिस पर हम बैठकर कहीं से मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं जल्दी से। संगठन, संगठन किसी भी देश की ग्रीड होती है या किसी भी समाज की ग्रीड होती है। अच्छा, इस संगठन से सर क्लास में एक क्वेश्चन आपसे ये कि कई हिंदूवादी संगठन जो है भारत में काम करते हैं, उनको लेके आपका क्या नजरिया है? क्योंकि उसमें से जनरली मुझे कुछ बहुत फेक लगते हैं और कुछ बहुत जेन्युइन लगते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है कि मतलब आपको क्या देखिए, लगता है वो? वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल, आरएसएस का जो ऑब्जेक्टिव था, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था ना, वो आज पूरा नहीं हो रहा है। ठीक, आरएसएस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की एक काम सिर्फ कर रही है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने वाली संस्था बन के रह गई है, चुनाव जिताना है। चुनावी के लिए। आप मेरे सामने भी पिछले 3 महीने में 4 एग्जाम्पल आ चुके हैं, जो हमारे नीचे वाले लोग हैं वो कन्वर्ट हो गए, कि कोई पैसे के लिए, कोई बीमारी के लिए। और वीएचपी। ठीक, तो आरएसएस का जो इस चीज़ के लिए काम था, आप मुझे एक बात बताइए, आरएसएस के पास इतने आज मेरे हिसाब से 2 से 3 करोड़ डायरेक्ट सपोर्टर्स होंगे, और एक से एक पैसे वाले। आप उन पैसे को लेकर आपने कभी ये बोला कि भाई जो मेरे समाज का नीचे का तबका है, ठीक, कि तू मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करा, हमारी जीवन पद्धति को फॉलो कर, तेरी जो बिटिया है उसको हमारा आरएसएस पैसे देगा 5 लाख रुपए तेरी शादी पर। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 करोड़ अगर हमारे आरएसएस के लाइव मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में,
अगर आप उनसे सिर्फ 5,000 रुपये लेते हो साल का, तो 10,000 करोड़ रुपीस बनता है। और वो 10,000 करोड़ रुपए से ये जो नीचे का तबका है, जो गरीब, देखिए जब पेट में भूख लगती है ना, या जब इस तरह की परेशानियां आती हैं, तो आदमी धर्म नहीं देखता, वो चेंज हो जाता है। मजबूरी। मजबूरी। हम्म। तो वो इन लोगों को रोकने के लिए हमने क्या मदद की। और जबकि इनकी साख ऐसी है कि आज ये बोले ना, आज खड़े होके 5,000 रुपये ना, बहुत छोटी अमाउंट बता रहा हूँ, करोड़ों में लोग देंगे, लाखों में, करोड़ों में देंगे, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग तो हो, इन लोगों को रोकने के लिए तो हो। रोकने के लिए आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया, बस आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचारक बन के रह गए हो। आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन क्या वो हमारी, वो कहते हैं ना अंधों में काना सरदार, सारे अंधे हैं तो एक काणे सही। हमारे मंदिरों का 2 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है साल का, डोनेशन आती है, सारा सरकार ले जाती है। आप वृंदावन जाइएगा, बिहारी जी मंदिर गया, बाकी तो वहाँ जो डोनेशन बॉक्स है ना, वो सारे सरकार के बॉक्स है, बताइए। और वो जाते हैं सरकार के पास, और सरकार उनको सबको बांटती है। क्या ये इस तरह का पैसा बाकी धर्म के लोगों के मंदिरों से, चर्च से और मस्जिदों से लिए गए हैं? नहीं लिए गए। तो हम अपने, जो आपका सनातन साथी है ना, वो उसको अपने लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और ये तो बाई चांस, मतलब मैंने सोच के नहीं रखा था। और जैसे आरएसएस है वैसी एएसएस है, आपका सनातन साथी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में होगा नहीं होगा, मैं तो सबको कहता हूँ ट्रस्ट के अंदर चल रहा है, अब कोई भी आए चलाए, मैं तो पीछे बैठने के लिए तैयार हूँ। अब बस लोगों को इकट्ठा करो, संगठन में ही शक्ति है। तो थैंक यू सो मच अमित थैंक जी, यू। आप आए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, बट ये पहली बार ऐसा कि मुझे पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सोचने वाली चीज है ये कि हमारे लिए सिक्योरिटी कितना मायने रखती है, सुरक्षा का स्तर क्या है, प्लस हमारे लिए ये जो रोजगार वगैरह की चीजें हैं, हम उसे लेके सीरियस है या नहीं है, और ये जो बदलाव होते जा रहे हैं उसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। थैंक यू सो मच हमारे शो थैंक में यू। आने के लिए। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको पॉडकास्ट देख के मजा आया होगा, काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।